नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 19 जनवरी 2022 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज देखो, हिंदू से एक आर्टिकल हम उठाएंगे जिनोसाइड से संबंधित, जो इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल भी नहीं है, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको एक बार देख लेंगे। दो आर्टिकल्स हम इंडियन एक्सप्रेस के उठाएंगे, एक सी राजा मोहन का पाकिस्तान से संबंधित और एक इंडिया जापान रिलेशंस। तो आज के डिस्कशन में थोड़ा IR का बोलबाला रहेगा, बट इंडियन एक्सप्रेस का पाकिस्तान वाला आर्टिकल अच्छा है, मतलब एक अलग तरह का पर्सपेक्टिव मिलता है। देखो, ये एक प्रोजेक्ट है सिल्वर लाइन का। ये केरला का एक प्रोजेक्ट है, कासरगोड से लेकर तिरुवनंतपुरम तक सेमी हाई स्पीड रेल लाइन बिछाई जा रही है। इससे ट्रैवल टाइम काफ़ी कम हो जाएगा। 11 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करता है ये प्रोजेक्ट और काफ़ी इस पर खर्चा भी आ रहा है, ऑलमोस्ट 56,443 करोड़। इस प्रोजेक्ट को लेके ना एक्सपर्ट्स डिवाइडेड हैं। फ़ायदे काफ़ी हैं, जैसे यूँ बोला जाता है कि अगर ये प्रोजेक्ट इस्टाब्लिश हो गया तो रोड ट्रैफिक जो है वो डीकंजेस्ट हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा लोग रेल से जाने लगेंगे। चूँकि ज़्यादा लोग रेल से जाने लगेंगे, कारें कम हो जाएंगी, एयर क्वालिटी इंप्रूव होगी, ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कम होगा, नॉइस इम्पैक्ट कम हो जाएगा, लैंड रिक्वायरमेंट भी कम है इस प्रोजेक्ट को इस्टाब्लिश करने के लिए। तो मतलब बहुत सारे फ़ायदे हैं इस प्रोजेक्ट के। केरला की जो इकोनॉमी है वो बूस्ट होगी, टूरिज्म ज़्यादा आएगा। लेकिन देखो, दूसरी तरफ इस प्रोजेक्ट का ना क्रिटिसिज्म भी काफ़ी हो रहा है। कुछ लोग ये बोलते हैं ट्रैवल टाइम कम होगा, लेकिन इतना भी कम नहीं होगा, टिकट ज़्यादा होगी तो लोग टिकट खरीदेंगे नहीं। दूसरा, केरला की जो इकोलॉजी है वैसे ही इतनी ज़्यादा फ्रेजाइल है। जो गदगिल कमेटी रिपोर्ट है या फिर माधव रिपोर्ट है, सब ने ये बोला है कि केरला की जो इकोलॉजी है बहुत कमज़ोर है। वहाँ पे लगातार 2-3 बार 18-19 में फ्लड्स भी आई हैं। तो इस प्रोजेक्ट के कारण केरला की जो इकोनॉमी है फर्दर कमज़ोर होगी, और जितना सोच रही है ना सरकार इस प्रोजेक्ट से फ़ायदा होगा, उससे ज़्यादा तो नुकसान हो जाएगा। नुकसान ऐसे हो जाएगा, 56,000 करोड़ रुपए थोड़े नहीं होते। इतने रुपए की सहायता से तो बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश किया जा सकता है, गरीब लोगों को बेसिक बुनियादी सुविधाएं दी जा सकती हैं। तो ये सारी बातें बोली जाती हैं विरोध में। बाकी तो देखो, विरोध वैसे भी हैं, सरकार सुन नहीं रही है, जनता की तो भागीदारी होनी चाहिए, जनता से पूछना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं। सरकार अपने आप में खेल रही है, इतना ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, ये प्रोजेक्ट वाइट एलिफेंट साबित होगा। तो वो सारे जो पॉइंट्स हैं ना, थोड़े पॉलिटिकल कलर ले लेते हैं। हमारे काम के जो पॉइंट्स थे, प्रोज और कॉन्स हमने डिस्कस किए। किसी स्टेट का पर्टिकुलर ये प्रोजेक्ट था, तो इम्पोर्टेंट हो या ना हो, हमने थोड़ा से पॉइंट्स देख लिए, पक्ष में भी और विपक्ष में भी। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस से संबंधित है। आप GS पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये आर्टिकल लिखा गया है सी राजा मोहन के द्वारा। देखो, हमारे देश में ज़्यादातर जो फॉरेन पॉलिसी के एक्सपर्ट्स हैं ना, वो ये सोचते हैं कि पाकिस्तान चेंज हो ही नहीं सकता। यानी पाकिस्तान इस्टाब्लिशमेंट का इंडिया के खिलाफ नफरत, इंडिया के खिलाफ आतंकवाद फैलाने की पॉलिसी ये जारी रहेगी। कुछ भी कर ले इंडिया, पाकिस्तान चेंज नहीं हो सकता। लेकिन देखो, आज नहीं तो कल पाकिस्तान चेंज होगा ही। बात यह नहीं है कि पाकिस्तान चेंज होगा या नहीं होगा, बात यह है कब होगा। तो पाकिस्तान में ना अभी इंटरनल डिबेट्स चल रही हैं। हाल ही में इनकी नई सिक्योरिटी पॉलिसी सामने आई। उस सिक्योरिटी पॉलिसी में ये एक्नॉलेज किया गया है कि अब पाकिस्तान को अपनी रणनीति बदलने की आवश्यकता है। यानी किन चीज़ों पर पाकिस्तान को फोकस करना चाहिए, आतंकवाद पर या फिर इकोनॉमी पर, ये पाकिस्तान को अब डिसाइड करने की आवश्यकता है। वैसे तो देखो, इस पाकिस्तान की नई नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी की ज़्यादातर जो प्रोविजंस हैं वो पब्लिक डोमेन में नहीं है। पाकिस्तान की ये नई नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी चेंज की तो वकालत करती है, पाकिस्तान की रणनीति में बदलाव आना चाहिए, बट कैसे आए वो अभी पब्लिक डोमेन में नहीं है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो वर्जन्स इस पॉलिसी के पब्लिक डोमेन में नहीं है, यानी क्लासिफाइड है, जिनको छुपा के रखा गया है, उसमें साफ तौर पर यह बताया गया है कि कैसे पाकिस्तान को इकोनॉमिक ग्रोथ के रास्ते पर ले जाया जाए, कैसे पाकिस्तान के लोगों में यूनिटी इस्टेब्लिश की जाए, कैसे पाकिस्तान अपनी फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसीज़ में बदलाव लाए। सब कुछ डिटेल से बताया गया है, लेकिन वो पब्लिक डोमेन में नहीं है। इसके बाद राइटर बोलते हैं, देखो, आज के समय में पाकिस्तान जो चैलेंजेस फेस कर रहा है ना, पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन काफ़ी ख़राब है आज के समय में। यही चैलेंज इंडिया 1990 के शुरुआत में फेस कर रहा था। याद कीजिए, 1990 के शुरुआत में इंडिया में सिचुएशन कैसी थी, बताइए। उस समय USSR का डिसइंटीग्रेशन हुआ था, और USSR तो इंडिया का एक अच्छा दोस्त हुआ करता था। तो जैसे ही USSR का डिसइंटीग्रेशन हुआ, इंडिया को लगा
कि बाकी जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनके साथ तो अभी तक हमने अच्छे रिलेशंस मेंटेन नहीं किए हैं, तो इंडिया थोड़ा अलग थलग महसूस कर रहा था उस समय। उस समय हमारे देश में कितने कन्फ्लिक्ट चल रहे थे। कश्मीर में इंसर्जेंसी थी, पंजाब में इंसर्जेंसी थी, और दूसरी तरफ ओबीसी रिजर्वेशन का जो मामला है वो भी काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में था। मंडल राजनीति और कमंडल राजनीति, मंडल राजनीति समझते हो ना, मंडल रिपोर्ट के बाद ओबीसी रिजर्वेशन को लागू किया गया था, और कमंडल मतलब भगवान शिव जी का जो कमंडल होता है, यानी रिलीजियस पॉलिटिक्स। इसके अलावा भी देखो, ह्यूमन राइट्स के मामलों पर वर्ल्ड की विभिन्न ऑर्गेनाइजेशंस इंडिया की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की कोशिश कर रही थी। पाकिस्तान ने प्रोक्सी वार स्टार्ट कर दिया कश्मीर में इंडिया के अगेंस्ट। वर्ल्ड न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन के नाम पर इंडिया पे दबाव बढ़ा रहा था कि इंडिया अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद करे। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ना, वो इशारा करते हैं कि 1990 के शुरुआत में इंडिया में सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा खराब थी हर एक डोमेन में। पॉलिटिक्स में वीक कोलिशंस का दौर था। इकोनॉमिक डोमेन में आपको पता है शुरुआत में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आए थे। फॉरेन पॉलिसी के मामले में इंडिया अलग थलग पड़ रहा था। लेकिन देखो 10 सालों के अंदर अंदर इंडिया पूरी तरह से बदल गया। वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, सब कुछ बदल गया। 2000 आते आते तो आपको पता है इंडिया बड़ी इकोनॉमिक पावर बनने की दिशा में आगे बढ़ने लगा। 2000s की शुरुआत में इंडिया बड़ा आईटी पावर बन के इमर्ज हुआ। न्यूक्लियर पावर हम बन गए 1998 में। एलपीजी रिफॉर्म्स के कारण हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इंक्रीज हुई। मिलिटेंसी पर भी हमने लगाम लगाई। 1990 के शुरुआत में चूंकि यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के कारण हमारे रिलेशंस बाकी देशों के साथ थे नहीं, और यूएसएसआर हमारा दोस्त था, वो तो बिखर गया टुकड़ों में। लेकिन 2000 आते आते हमने यूएसए के साथ अच्छे रिलेशंस इस्टेब्लिश कर लिए। बाद में तो यूएसए के साथ हमने न्यूक्लियर एग्रीमेंट भी किया। रीजन चाहे देखो कुछ भी हो, बेशक यूएसए ने ये सोच के इंडिया के साथ दोस्ती की कि इंडिया की सहायता से चाइना को हम कंटेन करेंगे, या फिर इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, कोई भी रीजन हो, लेकिन ये बात सच है कि हमने यूएसए के साथ अपने रिलेशंस बहुत ठीक कर लिए। कोल्ड वॉर के दौरान हमारे रिलेशंस ठीक नहीं थे। कश्मीर इशू पर बार बार अब इंटरनेशनल मंचों पर इंडिया को नहीं घसीटा जाता। पहले तो देखो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस पर कश्मीर इशू को लेकर इंडिया का क्रिटिसिज्म होता रहता था, लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं होता है। यूं नहीं कह सकते कि हर जगह इंसर्जेंसी खत्म हो गई है, लेकिन अब इंडिया बेटर कंट्रोल में है। समझ रहे हो ना, ये सब एग्जाम्पल्स हैं कि इंडिया हर एक डोमेन में बदलाव लेके आया। कई सारे इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आए, एलपीजी रिफॉर्म्स। फॉरेन पॉलिसी में हम बदलाव लेके आए। पहले यूएसएसआर पर डिपेंडेंट थे, लेकिन बाद में हमने मल्टी अलाइनमेंट की पॉलिसी अपनाई। जैसे म्यांमार में डेमोक्रेसी नहीं हुआ करती थी, लेकिन हम आइडियल खेला करते थे कि नहीं, म्यांमार में अगर डेमोक्रेसी नहीं है तो हम एंगेज नहीं करेंगे मिलिट्री रूलर्स के साथ। लेकिन आज आपको पता है, आज हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल खेलते हैं फॉरेन पॉलिसी के मामले में। तो हम हर एक डोमेन में बदलाव लेके आए, और 1990 का जो भारत था ना, वो 2000 के भारत से अलग था। 2000 में हम काफ़ी स्ट्रोंग हो गए थे। इस पूरी कहानी का पॉइंट पता क्या है? इस पूरी कहानी का पॉइंट ये है, इंडिया ने अपनी रणनीति में बदलाव किया, तभी जाके इंडिया पावरफुल बना, तभी जाके इंडिया में बदलाव आया। पाकिस्तान भी देखो आज उसी मुहाने पे है। पाकिस्तान अगर आज बदलाव नहीं लेके आएगा ना, तो पाकिस्तान और ज़्यादा गर्त में चला जाएगा, ऐसा राइटर बोलना चाहते हैं। जैसे इंडिया बदलाव लेके आया, जैसे बांग्लादेश बदलाव लेके आया। इंडिया के बाद आप इवन बांग्लादेश का एग्जाम्पल देख लीजिए। जो सिचुएशन इंडिया में 1990s में थी, उसी प्रकार की सिचुएशन बांग्लादेश ने 2009 में फेस की। लेकिन देखो शेख हसीना का जब रूल आया ना 2009 में बांग्लादेश में, तो शेख हसीना ने बांग्लादेश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर ध्यान देना स्टार्ट किया, टेररिज्म को सपोर्ट करना बंद कर दिया। पहले ना पाकिस्तान बांग्लादेश की धरती से भी इंडिया में टेररिज्म स्प्रेड किया करता था। जब बांग्लादेश नेशनल पार्टी का रूल हुआ करता था, जब खालिदा जिया बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हुआ करती थी। लेकिन शेख हसीना ने यह पॉलिसी बंद कर दी। आईएसआई को कोई कैंप चलाने की इजाजत नहीं दी, डायरेक्टली इनडायरेक्टली चोरी छुपे। समझ रहे हो, बांग्लादेश ने इंडिया के साथ भी अपने रिश्ते मजबूत कर लिए, क्योंकि इंडिया सबसे बड़ा नेबर है बांग्लादेश का। तो बांग्लादेश को लगा कि इंडिया के साथ मिलकर चलेंगे, रिश्ते अच्छे करके चलेंगे तो भलाई है। तो इसका फायदा बांग्लादेश को हुआ भी। आज बांग्लादेश की जीडीपी देखिए कितनी है। आज बांग्लादेश की जीडीपी, आज बांग्लादेश की जीडीपी है $350 बिलियन। और बांग्लादेश आपको पता है पाकिस्तान से अलग हुआ था 1971 में, तो पाकिस्तान की जीडीपी कितनी है? $280 बिलियन। यानी बांग्लादेश ने पाकिस्तान को काफी पीछे छोड़ दिया है। इंडिया की कितनी है? इंडिया की जीडीपी है $3.1 ट्रिलियन।
हर चीज़ में पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला करना चाहता है। लेकिन सच्चाई देखो ये है, आज इंडिया की इकोनॉमी का जो साइज है पाकिस्तान की इकोनॉमी के साइज से 10 गुना से भी ज़्यादा है। सिर्फ यही नहीं, आप दूसरे डोमेन्स में भी देखिए कि पाकिस्तान की क्या हालत हो गई है। फॉरेन रिलेशन देखिए पाकिस्तान के, पहले देखो कोल्ड वार के दौरान पाकिस्तान के रिलेशन यूएसए के साथ अच्छे हुआ करते थे, लेकिन आज सिचुएशन ये है, नवंबर 2020 में बाइडन मतलब राष्ट्रपति चुने गए थे यूएसए के, लेकिन अभी तक उन्होंने एक फ़ोन कॉल भी नहीं की है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को, और पाकिस्तान इससे अपसेट भी है। मिडिल ईस्ट में देख लीजिए, सऊदी अरेबिया और यूएई, इनके साथ पाकिस्तान के रिलेशंस अच्छे हुआ करते थे। मुस्लिम वर्ल्ड में पाकिस्तान की बात को ध्यान से सुना जाता था, लेकिन आज कोई नहीं सुनता। सऊदी अरेबिया, यूएई के साथ पाकिस्तान के रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, और पाकिस्तान जो आतंकवाद प्रमोट करता है इंडिया के अगेंस्ट और इवन अफगानिस्तान के अगेंस्ट किया, तभी तो जाके सिचुएशन ये हुई ना कि आज यूएसए बिल्कुल बात करने को तैयार नहीं है पाकिस्तान के साथ। यूएसए को लगता है कि पाकिस्तान की वजह से हम हार गए अफगानिस्तान का युद्ध। देखो, सुपर पावर को हराना एक बात है, मतलब जीतने ना देना एक बात है, लेकिन सुपर पावर के गुस्से का सामना करना अलग बात है। तो अभी पाकिस्तान वही कर रहा है। चाइना के साथ पाकिस्तान की दोस्ती बेशक मजबूत हुई है, लेकिन चाइना और यूएसए के बीच में जो कन्फ्लिक्ट है ना, उसके कारण चाइना अभी एक काफ़ी अनकंफर्टेबल पोजीशन में है। चाइना के साथ मतलब यूएसए के अगेंस्ट, लेकिन पाकिस्तान इस सिचुएशन में चाहता नहीं अपने आप को, वो नहीं चाहता कि हम यूएसए के अगेंस्ट दिखें। ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ अभी पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे नहीं हैं। थोड़ी बहुत इक्विटी यूके में बची है, यूके थोड़ी बहुत पाकिस्तान की बात सुनता है, अदरवाइज तो देखो ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज़ का जो व्यू है पाकिस्तान के बारे में अच्छा नहीं है। इवन आतंकवाद प्रमोट करने के कारण पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया था। तलवार लटक रही थी कि कब ब्लैक लिस्ट में डाला जा सकता है, कभी भी, अभी तक डाला तो नहीं गया। लेकिन ये सारे पॉइंट्स इशारा करते हैं, और भी एग्जाम्पल देख लिए, दुनिया भर के एग्जाम्पल हैं, जो आतंकवाद मतलब पाकिस्तान को जो लगता था कि ये जो ग्रुप्स हैं, आतंकी ग्रुप्स, इनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं अफगानिस्तान के अगेंस्ट, इंडिया के अगेंस्ट, वही ग्रुप्स आज के समय में पाकिस्तान स्टेट के अगेंस्ट हो गए हैं, जैसे तहरीक तालिबान। और इवन अफगानिस्तान में पाकिस्तान जीत तो गया, लेकिन तालिबान ऐसे सिग्नल दे रहा है, हम आपकी कठपुतली नहीं है, वो अपने हिसाब से एक्ट करेंगे, वो पाकिस्तान के इशारे से एक्ट नहीं करेंगे। तो पाकिस्तान ठगा ठगा सा महसूस कर रहा है अपनी इस नीति के कारण। तभी पाकिस्तान अपनी पॉलिसी में बदलाव लेके आया है कि हम इंडिया के साथ शांति चाहते हैं। देखो, पाकिस्तान के पास ना सुधरने का बहुत बढ़िया मौका था 9/11 में। 9/11 के बाद यूएसए को पाकिस्तान का साथ चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान ने कभी अच्छी नीयत से यूएसए का साथ दिया ही नहीं, और यूएसए की पीठ में हमेशा छुरा घोंपता रहा। ऊपर से दिखावा करता, यूएसए की एड लेता, लेकिन अंदर ही अंदर यूएसए की हार का कारण भी पाकिस्तान बना। अब देखो, ये पाकिस्तान को भी रियलाइज हो गया कि आतंकवाद फैलाने की जो रणनीति है ना, ये इतनी ज़्यादा कारगर साबित नहीं हुई है, इससे पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ है। लेकिन समझ में आना एक बात है, उसमें सुधार करना दूसरी बात है। अब कश्मीर के मुद्दे पे देखो, इंडिया को फर्क ही नहीं पड़ता। पहले इंटरनेशनल प्रेशर भी हुआ करता था थोड़ा बहुत इंडिया के ऊपर कि कश्मीर के मुद्दे पर आप पाकिस्तान से बात कीजिए, लेकिन आज कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई इंटरनेशनल प्रेशर इंडिया के ऊपर नहीं है। कश्मीर इशू पर आज के समय में इंडिया की रणनीति जो है वो या तो देखो एग्रेशन वाली है या फिर इनडिफरेंस वाली है। मतलब ना तो इंडिया कई बार ध्यान नहीं देता बिल्कुल भी, कुछ भी बोलो कश्मीर पे, या फिर कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई बोले तो पलट के इंडिया जवाब दे देता है, लेकिन बातचीत अब नहीं चाहता है इंडिया कश्मीर के इशू पर। तो पाकिस्तान की जो सारी रणनीतियां थी ना, वो फेल हो गई। इसीलिए पाकिस्तान को मजबूर होना पड़ा, अपनी पॉलिसीज में बदलाव लाना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए। तो नई सिक्योरिटी पॉलिसी में तो बदलाव की बात कही गई है, लेकिन देखो बदलाव लाना इतना आसान नहीं होता। पाकिस्तान में कई सारे स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, आर्मी हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जुडिशरी हैं, इनमें आपस में टकराव देखने को मिलेगा बदलाव को लेके। क्या पाकिस्तान की आर्मी इस बात को स्वीकार करेगी कि वो इंडिया के खिलाफ आतंकवाद को फैलाना बंद करें? हो सकता है नहीं। तो देखने वाली बात होगी आने वाले दिनों में पाकिस्तान कितना बदलता है, कितना नहीं बदलता है। कुछ एक्सपर्ट्स ये भी बोलते हैं कि इंडिया को पाकिस्तान के अंदर चेंज को फैसिलिटेट करना चाहिए। कैसे मतलब जैसे देखो, इंडिया कोई एक समझौता कर लेता है पाकिस्तान के साथ और थोड़ा लिबरल समझौता कर लेता है किसी भी इशू को लेके, जैसे सियाचिन को लेके या फिर सरक्रीक को लेके, तो पाकिस्तान में वो लोग जो बदलाव चाहते हैं ना, उनमें कॉन्फिडेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा कि देखो इंडिया के साथ समझौता होने से
हाँ, फायदा हुआ है पाकिस्तान को, तो इंडिया के साथ पीस इस्टेब्लिश की जाए और भी ज़्यादा अच्छे से, तो इसमें इंडिया का ही फायदा है। देखो पाकिस्तान में पीस आती है ना, तो इसका सबसे बड़ा फायदा इंडिया को ही है, इंडिया से ज़्यादा इसका फायदा किसी को नहीं है। आपके पड़ोसी के घर में अगर तनाव रहता है, लड़ाई होती है, तो आप भी चैन से नहीं सो सकते। वही चीज़ है, पाकिस्तान अगर स्टेबल रहेगा, पीसफुल रहेगा, इनकी इकोनॉमी का साइज भी ठीक ठाक रहेगा, तो इंडिया को फायदा है। फायदा ऐसे है कि हमारा पड़ोसी देश है, कल को हमारे साथ ही व्यापार करेंगे, हमसे सामान खरीदेंगे। हमारा कश्मीर में इतना जो खर्चा हो जाता है दुनिया भर का, सियाचिन पे हमारा खर्चा हो जाता है, बहुमूल्य जाने जाती हैं, हमारा कितना डिफेंस पे खर्चा कम हो जाएगा। पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशंस अच्छे रहेंगे तो चाइना के साथ हम ज़्यादा बेहतर ढंग से मुकाबला कर पाएंगे, क्योंकि अभी देखो दो फ्रंट पे टेंशन रहती है, तो इंडिया के लिए दिक्कत वाली बात है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल जिनोसाइड के प्रिवेंशन से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो सबसे पहले आप एक बात बताओ, जिनोसाइड का मतलब आप समझते हो क्या? जिनोसाइड का मतलब ये है कि किसी पर्टिकुलर ग्रुप या फिर पर्टिकुलर नेशन या फिर पर्टिकुलर एथनिक ग्रुप के लोगों को मार देना, इस उद्देश्य के साथ कि उस पूरे एथनिक ग्रुप को ही खत्म कर दिया जाए। समझ गए? फिर से बोलता हूं, जिनोसाइड में यह होता है किसी पर्टिकुलर एथनिक ग्रुप के लोगों को मारा जाता है इस उद्देश्य के साथ कि उस पूरी के पूरे एथनिक ग्रुप को खत्म कर दिया जाए। एथनिक ग्रुप देखो कुछ भी हो सकता है, धर्म हो सकता है, इवन जाति भी हो सकती है। समझ रहे हो ना? जिनोसाइड का देखो सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको भी पता है क्या है। आपके मन में क्या आता है जिनोसाइड का जब नाम आता है? ज्यूज को जो मारा गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हिटलर के द्वारा, वो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जिनोसाइड का। ज्यूज की हत्या की गई थी बड़ी संख्या में इस उद्देश्य के साथ कि ज्यूज का नामो निशान ही मिटा दिया जाए। हमारे देश में ये क्यों सुर्खियों में है? काफी दिनों से देखो इस इशू पर ना कंट्रोवर्सी चल रही है। हरिद्वार में एक रिलीजियस असेंबली हुई थी जिसमें यति नरसिंहानंद, इन्होंने देखो एक भड़काऊ भाषण दिया था जिसमें मुस्लिम्स को मारने की बात कही गई थी। तो उसके बाद से इस इशू पे ना काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है। इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है कि यूपीएससी इस पर क्वेश्चन पूछे संभावना कम हो गई है। यूपीएससी ना बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल इश्यूज पे क्वेश्चन नहीं पूछती, आमतौर पे अवॉइड करती हैं। मतलब जो इशू पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहते हैं ना, जिन पर पॉलिटिकल पार्टीज डिवाइड हो जाती हैं, बीजेपी एक तरफ, दूसरी तरफ कांग्रेस, वो क्वेश्चंस यूपीएससी कम पूछती है। हालांकि एक्सेप्शंस देखो है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। सेकुलरिज्म देखो बहुत ज़्यादा कंटेस्टेड कंसेप्ट है हमारे इंडिया में, लेकिन सेकुलरिज्म पर क्वेश्चन इंडिया ने पूछा है। बट ये सदाबहार इश्यूज हैं, समझ रहे हो? सेकुलरिज्म, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये सदाबहार हैं, इन पर पॉलिटिक्स हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, ये सिलेबस में सीधा सीधा भी हैं। बट जिनोसाइड सिलेबस में सीधा सीधा नहीं है ना फिलहाल। खैर, राइटर ये बोलते हैं कि 1948 में ना एक कन्वेंशन आई थी, कन्वेंशन ऑन प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ द क्राइम ऑफ जिनोसाइड। इस कन्वेंशन को इंडिया ने साइन भी किया था, रेटिफाई भी किया था। तो कन्वेंशन को साइन और रेटिफाई करने के बाद इंडिया की कुछ ऑब्लिगेशंस बनती थी, लेकिन उन ऑब्लिगेशंस को इंडिया ने फुलफिल नहीं किया। यानी अभी तक जिनोसाइड को प्रिवेंट करने के लिए इंडिया ने कोई कानून नहीं बनाया। कन्वेंशन का जो पास्ट है वो भी डिस्कस किया जाता है। जैसे 1946 में क्यूबा, इंडिया, पनामा, इन्होंने जनरल असेंबली में ये रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया था जिनोसाइड से संबंधित कन्वेंशन लाने का। तो हैरानी इस बात की है, जब इंडिया को स्पॉन्सर था जिनोसाइड से संबंधित रेजोल्यूशन लाने में, लेकिन बाद में इंडिया ने कोई डोमेस्टिक कानून नहीं बनाया इस कन्वेंशन को फुलफिल करने के लिए। यह राइटर का पॉइंट है। जिन लोगों ने इस कन्वेंशन को साइन और रेटिफाई किया है ना, उनकी ऑब्लिगेशन ये है कि उस देश में कोई जिनोसाइड कमिट नहीं होगा, जिनोसाइड को प्रिवेंट किया जाएगा और जिनोसाइड करने वाले को पनिश किया जाएगा। इफेक्टिव पेनल्टीज का प्रावधान होगा उनके अगेंस्ट जो क्रिमिनल कंडक्ट करते हैं। समझ रहे हो? ये सारी चीज़ें होनी चाहिए कानून में जिस देश ने जिनोसाइड कन्वेंशन को साइन और रेटिफाई किया है। तो इंडिया ने तो इस प्रकार के प्रोविजंस को अभी तक इंप्लीमेंट नहीं किया है। इंडिया में जो कानून है ना फिलहाल आईपीसी में, वो देखो जिनोसाइड के बारे में कुछ मेंशन नहीं करते हैं। इसके बाद राइटर बोलते हैं तो इंडिया को देखो बदलाव करना चाहिए अपने डोमेस्टिक लॉज में। राइटिंग से संबंधित यानी राइट्स से संबंधित प्रोविजन तो है, लेकिन जिनोसाइड को रोकने के लिए कोई प्रोविजन नहीं है। अब देखो इंडिया को बदलाव इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ना पिछले दिनों एक केस गया था।
म्यांमार में आरोप लगता है म्यांमार की सरकार पर कि वहाँ पर रोहिंग्यास का जिनोसाइड हुआ, लेकिन म्यांमार की सरकार ने कुछ नहीं किया इसे प्रिवेंट करने के लिए। लेकिन गैम्बिया ने इसके अगेंस्ट, यानी म्यांमार में हुए जिनोसाइड के अगेंस्ट केस फाइल कर दिया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। वैसे गैम्बिया का इससे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन चूंकि रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं और गैम्बिया में भी मुस्लिम्स रहते हैं, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा कि कोई भी देश जिसका डायरेक्ट जिनोसाइड से कोई लेना देना नहीं हो, लेकिन जिस कम्युनिटी का जिनोसाइड हुआ है वो कम्युनिटी उस देश में रहती है, तो वो भी क्लेम फाइल कर सकती है। तो गैम्बिया ने म्यांमार के अगेंस्ट क्लेम फाइल किया है। इससे पहले भी देखो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जिनोसाइड से संबंधित एक केस का जिक्र किया जाता है। केस था क्राइम ऑफ जिनोसाइड का। दो किन किन के बीच में था? बोस्निया और हर्जेगोविना, ये मुश्किल से नाम है। बोस्निया एंड हर्जेगोविना एक तरफ और सर्बिया एंड मोंटेनिग्रो दूसरी तरफ, इनके बीच में केस था। फाइनल जजमेंट आया 2007 में। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा सर्बिया जो है वो देखो जिनोसाइड को प्रिवेंट करने में फेल हो गया। सर्बिया को देखो इसलिए गिल्टी नहीं ठहराया गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा कि सर्बिया ने जिनोसाइड करवाया, यानी सर्बिया की सरकार जो थी वो दोषी थी जिनोसाइड में, बल्कि इसलिए दोषी ठहराया गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा सर्बिया को, इनकी जो ऑब्लिगेशन थी ना जिनोसाइड को प्रिवेंट करने की, वो इन्होंने पूरी नहीं की। यानी जिनोसाइड को प्रिवेंट नहीं किया और इवन जिनोसाइड के मुद्दे पर कोऑपरेट भी नहीं किया, इसलिए सर्बिया को दोषी ठहराया गया था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा 2007 में। तो कंक्लूजन में ये बोला जाता है आज के समय में देखो लीगल ऑब्लिगेशंस फुलफिल करने के लिए, यानी 1948 की जो कन्वेंशन है उसके अनुसार लीगल प्रोटेक्शंस को फुलफिल करने के लिए हमें डोमेस्टिकली कानून बनाना चाहिए, ये राइटर आह्वान करते हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया जिनोसाइड से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया जापान रिलेशंस से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो 2022 में 70 साल पूरे हो जाएंगे इंडिया और जापान के डिप्लोमेटिक रिलेशंस इस्टेब्लिश हुए। तो ये एक मौका है याद करने का कि दोनों देशों के बीच रिलेशंस कितने अच्छे हैं और कैसे अच्छे रिलेशंस की शुरुआत हुई। देखो औपचारिक रूप से दोनों देशों के बीच में रिलेशन स्टार्ट हुए 1952 में, लेकिन आपको पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान की भूमिका रही थी और जापान में हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर यूएसए ने न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हार के बाद जापान टूट सा गया था। उस समय कई सारे देशों ने जापान के साथ मल्टीलेटरल सैन फ्रांसिस्को पीस ट्रीटी साइन की थी, लेकिन इंडिया ने ये मल्टीलेटरल ट्रीटी साइन ना करके बायलेटरल पीस ट्रीटी जापान के साथ साइन की थी। इंडिया ने उस समय कहा था कि हम जापान के लोगों का जो ऑनर है वो हर्ट नहीं कर सकते, जापान को भी इक्वलिटी मिलनी चाहिए फिर से इंटरनेशनल कम्युनिटी को ज्वाइन करने की। उसके बाद देखो अच्छे रिश्तों की शुरुआत हो गई थी 1951 में, नहीं यानी एक साल पहले जब इंडिया में पहले एशियन गेम्स आयोजित हुए थे ना, तो उस समय इंडिया ने जापानीज एथलीट्स को इनवाइट किया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये पहली बार था कि जापानीज फ्लैग रेज किया गया था किसी ओकेजन पर। तो उस पल जापानीज लोगों को काफ़ी अच्छा लगा, जो कि फिर से अपना देश खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे। आज देखो 70 साल पूरे हो चुके हैं इंडिया और जापान की रिलेशनशिप को। आज इंडिया और जापान के बीच स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप है। आज इंडिया और जापान क्वाड में है, दोनों देशों में डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज दोनों देश शेयर करते हैं और इंटरेस्ट भी सेम है काफ़ी सारे डोमेन्स में। जैसे देखो दोनों देश चाइना की एग्रेसिवनेस का विरोध करते हैं। इंडिया के पास जहां एक तरफ लेबर है, जापान के पास टेक्नोलॉजी है, तो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। इवन हिस्टोरिकल रिलेशंस भी हैं। बुद्धिज्म देखो जापान में आया था 752 में इंडिया के थ्रू। एक इंडियन मोंक बोधिसेना ये जापान में गए थे, वहाँ पे एक बुद्धा का स्टैचू इस्टेब्लिश किया गया, ग्रेट बुद्धा स्टैचू एट तोडाजी। ये देखो आज के समय में जापान का सबसे इंपॉर्टेंट टेम्पल्स में से एक है। इसके अलावा जापान में मीजी रिस्टोरेशन के दौरान, मीजी रिस्टोरेशन मतलब देखो रेवोल्यूशन आया था और इंपीरियल रूल फिर से जापान में इस्टेब्लिश हो गया था। ये 1860s की बात है। तो उस समय देखो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी जापान में आया, तो जापान को ना नेचुरल रिसोर्सेज की आवश्यकता थी अपनी इंडस्ट्री को मॉडर्नाइज करने के लिए। तो बहुत सारे जापानीज इंडिया में आए कॉटन, आयरन और ये सब चीज़ें परचेज करने के लिए।
उस समय दोनों देशों के आर्टिस्ट के बीच काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्शन हुआ, काफ़ी ज़्यादा एक्सचेंजेस हुए। जैसे देखो लिटरेचर में रविंद्रनाथ टैगोर इंडिया से और जापान से जो फेमस फिलोसफर है ना ओकाकुरा टेंसिन, इनके बीच में इंटरेक्शन हुआ। इसके बाद राइटर बोलते हैं ये जो 70वीं एनिवर्सरी है ना दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस के इस्टेब्लिश होने की, इसकी थीम है बिल्डिंग ए फ्यूचर फॉर आवर सेंटेनरी। सेंटेनरी मतलब 100th एनिवर्सरी। इसका सिंपल मतलब देखो ये है कि दोनों देश मिलके समृद्ध फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ेंगे। 100th एनिवर्सरी मतलब जो आएगी ना आज से 30 साल बाद, तो 100th एनिवर्सरी आने तक दोनों देश मिलके पार्टनरशिप इस्टेब्लिश करके जो अपना प्रोस्पर फ्यूचर है वो सिक्योर करने की कोशिश करेंगे। अब देखो दोनों देशों के बीच रिलेशनशिप का स्कोप इतना ज़्यादा है कि दोनों देशों की जो फ्रेंडशिप है वो वर्ल्ड में भी पीस और प्रोस्पेरिटी ला सकती है, क्योंकि दोनों देश जैसा पहले भी हमने डिस्कस किया डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ शेयर करते हैं। दोनों देशों में डेमोक्रेसी है, दोनों देश रूल बेस्ड ऑर्डर चाहते हैं। काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं जहाँ पे दोनों देश कोऑपरेट कर सकते हैं, जैसे साइबर सिक्योरिटी, आउटर स्पेस, इकोनॉमिक सिक्योरिटी और इकोनॉमिक रिलेशंस को फर्दर अगमेंट किया जा सकता है। जापान ने देखो ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस के तहत इंडिया को बहुत ज़्यादा मदद दी है। अभी फ़िलहाल मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट जो बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है ना उसमें जापान ने इन्वेस्ट किया है। नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट में जापान ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। मतलब इकोनॉमिक पार्टनरशिप इंडिया और जापान के बीच काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। कल्चरल एक्सचेंजेस जैसे लिटरेचर, मूवीज़, म्यूजिक, स्पोर्ट्स, एकेडमिक्स ये ज़रूरी हैं रिलेशंस को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए, और आने वाले समय में दोनों देशों की सरकारें मिलकर काम करेंगी इस दिशा में भी। इंडिया में देखो जो जैपनीज़ लर्नर है ना उनकी संख्या लगातार इंक्रीज़ हो रही है, और राइटर कहते हैं मेरा ये मानना है ये जो यंग बच्चे इंडिया में जब आएंगे तो काफ़ी कुछ सीख के जाएंगे, और दोनों देशों के बीच में जो फ्रेंडशिप है वो और ज़्यादा मजबूत होगी। अभी तो देखो कोरोना की महामारी चल रही है, लेकिन दोनों देशों के बीच जो रिलेशंस हैं वो तो लगातार सुधरते जा रही हैं। बेशक फिजिकल इंटरेक्शन नहीं हो रही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रिश्ते जो हैं वो कमज़ोर हो गए हैं। महामारी के इशू पर भी दोनों देशों ने मिलकर काम किया है, और आने वाले समय में चाहे वो डिजिटल टेक्नोलॉजी हो या फिर सिक्योरिटी हो, कुछ भी हो, दोनों देशों के बीच कोऑपरेशन जो है वो और ज़्यादा देखने को मिलेगा, ऐसा राइटर अपना विश्वास व्यक्त करते हैं। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। आज हमने 3 इश्यूज़ को डिटेल से डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।